नमस्कार दोस्तों, लीगल विंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के उस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुर्कों के आक्रमण से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और तुर्कों के आक्रमण में मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण ये देखेंगे। हालांकि मोहम्मद गौरी से पहले अल्पतगीन, सुबकतगीन और मोहम्मद गजनवी जैसे महत्वपूर्ण शासकों ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन साम था और इनको सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और गौर वंश के मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। ये मध्य एशिया के गौर प्रांत के निवासी थे। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश के निवासी थे। ये गौर प्रदेश मध्य एशिया के गजनी साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था। गजनी साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था, छोटे से क्षेत्र था। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो थे ये सासवानी वंश के शासक थे। इन्होंने 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। इन्हें 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बनाया गया और गजनी पूरे साम्राज्य का बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जिसके अंतर्गत गौर प्रांत आता था, गौर प्रदेश आता था। इन्होंने शासक बनने के बाद 1203 ईस्वी में गौर को अपनी राजधानी बनाई और गौर को अपनी राजधानी बनाने के बाद ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किए। साम्राज्य के साथ साथ ये इस्लाम को भी बढ़ावा देने के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय जब मोहम्मद गौरी अपना विस्तार कर रहा था, अपना साम्राज्य फैला रहा था, तो भारत की स्थिति क्या थी? भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत के केंद्र में कोई भी पावरफुल शासक नहीं था उस समय। जो भारत के शासक थे वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे और ये अपने आप को स्वतंत्र थे। अपने आप में ये स्वतंत्र शासक थे, किसी के अधीन नहीं थे। और जो कोई स्वतंत्र शासक होता है तो वो अपना भला चाहता है, और इसी प्रकार भारतीय शासकों ने अपना विस्तार किया और अपने वंश को बढ़ाने का ही काम किया। इस समय मुल्तान और पंजाब के क्षेत्र में सिंध, मुल्तान और पंजाब के क्षेत्र में मुस्लिम राज्य का शासन हुआ करता था। और गुजरात में चालुक्य वंश मूलराज द्वितीय थे और इन्हीं मूलराज द्वितीय को भीम सेकंड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं मूल द्वितीय को भीम सेकंड के नाम से जाना जाता है। भीम सेकंड के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का शासन था, जो चौहान वंशीय शासन थे। चौहान वंशीय शासक थे, इनको राज पिथौड़ा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय को राज पिथौड़ा की उपाधि भी दी जाती है। आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक था। गढ़वाल वंश के शासक जयचंद का शासक था। और उत्तर प्रदेश के ही और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल शासक परमादेव का शासक था। परमादेव, ये चंदेल शासकों में ही आला और उदर की चर्चा हम लोग को मिलती है। ये साम्राज्य थे, लेकिन ये आपस में बिखरे हुए थे और आपस में इनमें कोई भी संबंध, कोई भी ताकत इस प्रकार नहीं थी जो बाहरी आक्रमण को रोक सके। और यही कारण है कि मोहम्मद गौरी पहला विजय अपना करता है मुल्तान। मुल्तान में 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी इस पर अपना अधिकार जमा लेता है। उसके बाद ये यहाँ पे जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे आक्रमण करता है तो यहाँ पे करमाथे तुर्कों का शासन था। करमाथे तुर्क वही थे जब मोहम्मद गजनवी यहाँ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया था तो मोहम्मद गजनवी ने अपने कुछ व्यक्तियों को, अपने कुछ सरदारों को यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ पे शासन उनके हाथों में सौंप के वो वापस चला गया था। यही तुर्क थे। उसके बाद इन्होंने गुजरात पर विजय किया, गुजरात का विजय किया। मोहम्मद गौरी गुजरात पे 1178 ईस्वी में अपना आक्रमण 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, जो गुजरात अहिल्यावाड़ा और पाटन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अहिल्यावाड़ा या पाटन के युद्ध से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटन का युद्ध कब और कहाँ हुआ था, तो पाटन का युद्ध 1173 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय, जिसे भीमराज कहा जाता है, भीम द्वितीय कहा जाता है, ये दोनों आमने सामने थे, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और मूलराज द्वितीय विजयी हुआ। यह मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। क्वेश्चन पूछा जाता था मोहम्मद गौरी की पहली हार कहाँ पे हुई थी, तो गुजरात प्रांत में हुई थी। और ये अगला युद्ध करता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो भटिंडा पंजाब में तराइन क्षेत्र स्थित है वहाँ पे 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राज पिथौड़ा की उपाधि दी जाती है, ये दोनों आमने सामने थे। आमने सामने में तो मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में हार होती है।
तराइन के 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है और पृथ्वीराज द्वितीय विजयी होता है। मोहम्मद गौरी हारने के बाद, पराजित होने के बाद ये वापस भारत से वापस चला जाता है और अपने अगले युद्ध की तैयारी करने लगता है। और अगला युद्ध अगले ही साल 1192 ईस्वी में फिर तराई ही के क्षेत्र में द्वितीय युद्ध करता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय फिर आमने सामने आते हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजयी होती है और पृथ्वीराज तृतीय का बुरी तरह से हार होती है। इसमें मोहम्मद गौरी अपने कुछ गुलामों के साथ आया था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और एल्दौज। यही ऐबक बाद में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनता है। अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। यह कन्नौज के समीप होता है। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज का शासक उस समय गढ़वाल वंश का था। गढ़वाल वंश का शासक जयचंद, दोनों आमने सामने हुए और मोहम्मद गौरी की विजयी हुए। जयचंद इसमें पराजित हुआ। अब मोहम्मद गौरी का क्षेत्र सिंध प्रांत से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बनारस तक का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधीन हो गया। अगला युद्ध होता है, इसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ सरदार बख्तियार खिलजी आता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण करके नष्ट कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था, विश्व में प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण अभियान 1205 ईस्वी में झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों के विरुद्ध होता है। और झेलम और चिनाब नदी, झेलम जम्मू कश्मीर का क्षेत्र से बहती है और चिनाब पंजाब वाले क्षेत्र में बहती है। इन दोनों के क्षेत्र के, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र जहाँ पे खोखरों से इनका सामना हुआ और इसमें खोखरों की पराजय हुई। फिर खोखरों से विजय के बाद ये दमयक नामक स्थान पर एक शिविर लगाकर वहाँ रहने लगे। और 15 मार्च 1205 ईस्वी में गौरी की अचानक किसी ने हत्या कर दी, जिसकी वजह से इनका समाप्त हो गया। मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी देवता यानी लक्ष्मी और नंदी की मूर्तियाँ अंकित है? तो वो कौन सा शासक थे? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की एक तरफ मूर्तियाँ थी, दूसरी तरफ ये कलमा खुदाया हुआ था। और कलमा ये था कि देवगिरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। सिक्के के दूसरी तरफ देवगिरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। और मोहम्मद गौरी का भारत में उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और ये 1526 तक दिल्ली सल्तनत का पूरा। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।